हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय क्लास। हाय, हेलो। जस्ट अ सेकेंड। या हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई रियली होप यू ऑल आर ग्रेट। बहुत अच्छे होंगे आप सभी। आई एम ऑल्सो वेरी वेरी गुड। बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो फोर्थ लेक्चर है आज ये हमारा बॉटनी का। और इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली वी विल बी स्टडिंग अबाउट द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हमने बात लास्ट क्लास में भी की थी। आज थोड़ा सा इस पर डिटेल में डिस्कशन होगा। आई एम रियली सॉरी, माई थ्रोट इज़ वेरी बैड टुडे। आई एम नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं बहुत तेज़ बोल पाऊँ। ठीक है, तो क्या है बच्चे, हमको ये देखना है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही होता है। और साथ में हम जेनेटिक मटेरियल और प्रॉपर्टीज़ और जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे। यानी वी विल बी टॉकिंग यहाँ पे आपका डीएनए का प्रॉपर्टीज़ और आरएनए का प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आरएनए वर्ल्ड की, राइट। तो प्लीज़ एक बार एक्नॉलेज कर दो किस किस ने क्लास को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। हु ऑल आर देयर इन द क्लास। Yeah, I'm waiting for everyone to join the class. बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा रीकैप कर ले कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट योर डीएनए, दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। उसकी सर्च है ना, वी वर सर्चिंग फॉर द जेनेटिक मटेरियल। और वो डीएनए ही है, वो हमको कैसे पता चला है, ये सारी हमने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी थी। So we talked about the search for genetic material. तो इसकी शुरुआत बेसिकली कैसे हुई थी, इसकी शुरुआत की थी डीएनए से। मतलब इसकी शुरुआत हुई थी आपके खोजबीन से। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये तो बता दिया था कि आपका कुछ ना कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर चीज़ है जो ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जिससे इनहेरिटेंस आ रहा है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा गया। और आपके दो साइंटिस्ट यहाँ पे आए, देवर योर। सबसे पहले हमारे ग्रिफिथ जी यहाँ आए थे। एंड ही परफॉर्म्ड अ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट, जो अपने ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स पे काम कर रहे थे। वहाँ पे इन्होंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन उन बैक्टीरियाज के अंदर देखा था। किस पे काम कर रहे थे, बेसिकली ही वाज वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकस, है ना। और हम उन्होंने वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी। तो अब उन्होंने यही सेम चीज़ अप्लाई करने की कोशिश की। एंड ही डिड अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे इन स्ट्रेप्टोकोकस के दोनों स्ट्रेन्स लिए गए, दैट इज़ योर एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन कैसा है, स्मूथ कॉलोनी वाला, जिसके पास में पॉलीसैकेराइड्स की कोटिंग होती है ना, एक म्यूकस की कोटिंग होती है। और आर स्ट्रेन जो कि हमारी रफ कॉलोनी होती है। ठीक है, इट्स अ कम्प्लीटली रफ कॉलोनी। फाइन।
तो ग्रिफिथ जी ने ये एक्सपेरिमेंट्स रन किए और उन्होंने क्या देखा कि उनको आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन जैसी दो कॉलोनीज नज़र आ रही थी। अब इन दोनों कॉलोनीज को उन्होंने माइज के अंदर यानी चूहे के अंदर डाला, तो क्या क्या देखा था, क्या ऑब्जर्वेशंस हम लोग की वहाँ आई थी। जब खाली एस स्ट्रेन को डाला तो माइस की डेथ हो गई थी, है ना। आर स्ट्रेन को डाला था तो माइस वॉज अलाइव। जब एस स्ट्रेन सॉरी जब आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तो क्या हुआ था, उस कंडीशन में भी माइस वॉज अलाइव। ठीक है, अब क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ साथ क्या डाल दिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ साथ क्या डाला का आर स्ट्रेन। अब क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पे माइस वॉज डेड। माइस की डेथ हो गई थी। तो जो ये वाला रिजल्ट आया था, इसी में बेसिकली क्वेश्चन था कि ये रिजल्ट कैसे आया, हाउ वाज दिस पॉसिबल, है ना, हाउ वाज दिस पॉसिबल। आप में से किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो क्वेश्चन यही था कि यार ये कैसे पॉसिबल था, है ना, हाउ वाज दिस पॉसिबल, माइस की डेथ कैसे हो गई, हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है, फिर माइस की डेथ यहाँ कैसे हो जा रही है। तो फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि पक्का वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा प्रिंसिपल था विच वॉज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि आपके हीट किल्ड एस स्ट्रेन से इसमें गया आर स्ट्रेन में। ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया। ये क्या था बेटा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में क्या जा रहा है आपका, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इसी के बारे में पता लगाना है कि ये कौन सा वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया। ठीक है, कौन सा वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो इससे इसमें गया, व्हाट वाज एक्चुअली बीइंग पास्ड ऑन। तो ये अभी तक नहीं पता चला था, बट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ये ग्रिफिथ ने बता दिया था। अब इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ढूंढने के लिए हमारे कॉन्टिन्यूएशन में एक और एक्सपेरिमेंट रन किया गया आफ्टर सेवरल ईयर्स बाय योर एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड। ठीक है, किसने किया था बेटा, यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ढूंढने के लिए देयर वाज अ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट बीइंग रन बाय एवरी ठीक है बच्चे, इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट रन किया। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट, बेसिकली एक्सपेरिमेंट यही था बच्चे कि आपका जो एवरी, मैककार्टी और मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट क्या था, ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर आपके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी कि क्या वो प्रोटीन्स हैं, क्या वो डीएनए है, या वो आरएनए है। ठीक है, यही ढूंढा जा रहा है। अभी ये आपके हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जो भी कॉम्पोजिशन थी वो इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में ले ली गई।
इन 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर A, B एंड C, और बेटा यहाँ पे ना स्पेसिफिकली कुछ कैटालिटिक एंजाइम्स भी डाले गए। इसमें आपके लिए डाल दिया था प्रोटीएज, ठीक है, इसमें डाल दिया था क्या, डीएनएज, और इसमें डाल दिया था आरएनएज। अभी स्टूडेंट्स प्रोटीएज डाल दिया ना, तो मतलब यहाँ पे प्रोटीन खत्म, बच गया क्या, डीएनए और आरएनए। यहाँ पे क्या बच गया, प्रोटीन्स प्लस आरएनए, और ये क्या बच गया, प्रोटीन प्लस डीएनए। अब देखो बच्चे, ये दिस इज ब्रिंगिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन की गई, तो ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी। प्रोटीन्स और आरएनए को जब डाला गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, क्या, ट्रांसफॉर्मेशन it did not happen, and lastly जब ये डाला गया तब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी, ठीक है। तो यानी कि इन सभी प्रोसेस में, इन सभी, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब डीएनए था तब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जब डीएनए नहीं था तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, अगेन जब डीएनए है तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यानी कि द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डीएनए। क्या था बच्चे, डीएनए था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, डीएनए। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई, हाँ कि नहीं? ठीक है बेटा, तो अब देखो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इतना हमने लास्ट चैप्टर में किया था, मतलब लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सो टुडे वी विल बी टॉकिंग बेसिकली, आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे बच्चों, सो आज हम बात करने वाले हैं आपके एक और ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे कि एक पूरा, जिसको बोलते हैं ना, हमें स्टैम्प लग गया, पक्का से पक्का वाला प्रूफ हो गया कि हाँ भाई डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी एक्सपेरिमेंट रन हुआ जिससे क्या पता चला कि हाँ भाई डीएनए ही एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, ठीक है। तो इट वाज योर हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। क्या था ये, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या था, हमारे पास में इस तरह के, यस, हर्शी एंड चेज में क्या था बेसिकली, यहाँ पे आपके पास जो फाइनली अभी भी क्या करना था, हमको एक प्रूफ दिखाना बाकी था कि डीएनए ही क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, प्रोटीन और डीएनए, अब इसमें से अभी भी हमको थोड़ी सी कंफर्मेशन बाकी थी, राइट। इन लोगों ने बैक्टीरियोफाज की मदद से ये एक्सपेरिमेंट किया। किसकी मदद से, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, इट इज अ वायरस
that affects bacteria. ठीक है, ऐसा वायरस है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। अभी देखो क्या कर रहा है ना, बैक्टीरिया को अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो बैक्टीरियोफाज जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, राइट। कुछ इस तरह से बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे बैक्टीरियोफाज को जब इन्फेक्ट करता है, अब ये नहीं पता, कुछ तो ऐसा इसके अंदर इंसर्ट करता है, यहाँ पे कुछ तो इंसर्ट करता है। अब यही हमको पता करना है कि ये डीएनए है या प्रोटीन है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो बैक्टीरिया है, ठीक है, हमारा जो बैक्टीरिया है वो कैसे बिहेव करने लग जाता है, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग व्हाट, वायरल प्रोटीन्स, है ना। ये वायरल प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है, यानी कि इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्ट तो तभी हुआ ना जब वायरस उसके अंदर घुस गया, और वायरस ने अंदर जाने के बाद में कुछ ना कुछ क्या कर दी, वहां पे इन्फेक्शन कर दिया, ठीक है। नाउ बेटा, यहाँ पे दो तरह के बैक्टीरियोफाज बेसिकली हमारे लिए गए, मतलब इनको दो तरह के मीडिया, है ना, उनके अंदर कल्चर किया गया इन वायरसेस को। एक कल्चर मीडिया लिया था, कौन सा, टू टाइप्स ऑफ मीडिया में इनको कल्चर किया गया। एक कौन सा था, दैट वाज योर phosphorus containing media, और दूसरा था रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, एक मीडिया रेडियो एक्टिव सल्फर से भरा हुआ था, और एक मीडिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से भरा हुआ था। नेक्स्ट बच्चे, अब देखो, जो फॉस्फोरस और सल्फर वाले बैक्टीरिया, उनकी कल्चरिंग करने के बाद में हमने उनको इन्फेक्ट किया, किससे, इकोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया इन्हीं बैक्टीरियोफाज से, और फिर हमने फर्दर अपने प्रोसेसेस देखे। देखो क्या हुआ था, मैं दो जगह बना देती हूँ, एक जगह हमारा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल्ड है, एक जगह कल्चर क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर। बेटा देखो, जो फॉस्फोरस होता है ये किसका कंपोनेंट है, कहाँ मिलता है हमको फॉस्फोरस, कहाँ मिलता है फॉस्फोरस, डीएनए में मिलता है ना। तो ये हमको कहाँ मिला, डीएनए, ठीक है। ये फॉस्फोरस हमको कहाँ मिल रहा था बच्चे, डीएनए के अंदर। तो यानी कि ऐसे बैक्टीरियोफाज का हमारा डीएनए क्या है, डीएनए इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, ठीक है। इसका डीएनए क्या होगा, रेडियो एक्टिव होने वाला है,
समझे, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, राइट। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सल्फर रेडियो एक्टिव है, और सल्फर किसका कंपोनेंट होता है, डीएनए में तो कोई सल्फर नहीं होता, तो यानी इट इज अ कंपोनेंट ऑफ योर प्रोटीन्स, है ना। अमाइनो एसिड्स में फिर भी हमको सल्फर मिल जाता है। ये क्या है हमारा डीएनए, ओके, दिस इज द डीएनए। और ये कैसा होगा यहाँ पे, नॉट रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, लेकिन इसका जो प्रोटीन कोट है, इसका बेटा जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव होगा यहाँ, ठीक है। इसका जो प्रोटीन होगा दैट विल बी रेडियो एक्टिव, राइट। अब हम इसको इन्फेक्ट करवाते हैं इकोलाई से। सबसे पहला स्टेप में हम क्या करवा रहे हैं, इन्फेक्शन, ठीक है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज इन्फेक्शन। ये इकोलाई बैक्टीरिया है, इसमें इन्फेक्शन होगा, ठीक है। इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम करा रहे हैं इसकी ब्लेंडिंग। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करा रहे हैं, ब्लेंडिंग, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होने वाला है, सेंट्रीफुगेशन। सेंट्रीफुगेशन वो स्टेप होगा जहाँ पे ब्लेंडिंग में बेसिकली हम इनके कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं, है ना। हमारा बैक्टीरियोफाज कहीं अलग पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लेंडिंग होगी, ठीक है, चीज़ें अलग 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 थलग हो जाएंगी। और सेंट्रीफुगेशन के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल बी हैविंग द फाइनली हमारा डीएनए एंड द प्रोटीन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में ये ब्लेंडिंग में अलग अलग हो गए, और सेंट्रीफुगेशन में क्या होगा, सेंट्रीफुगेशन के अंदर दे बेसिकली गेट सेपरेटेड, अलग अलग हो गए, ठीक है। सेंट्रीफुगेशन में दे गेट सेपरेटेड, और हमारे पास में डीएनए हमेशा नीचे सेटल होता है। तो मान लो अगर ये मेरी सेंट्रीफुगेशन ट्यूब है, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है बच्चे, तो डीएनए इज मोर डेंसर दैन प्रोटीन, यस और नो। तो डीएनए यहाँ पे क्या हुआ, सेटल हो गया नीचे की तरफ। तो हमारे पास यानी जो बैक्टीरिया आए थे ना, ठीक है, यहाँ पे जितने भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया थे, चलो इसको हटा ही देती हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे हमारे पास जितने भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया आए थे वो सभी कैसे थे, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड थे। सारे रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया थे इन्फेक्टेड जो थे, ठीक है। और उनकी जो प्रोटीन कोटिंग थी इस तरह अलग हो गई सेंट्रीफुगेशन में, ठीक है। ये हमारे प्रोटीन कोट्स अलग हो गए बैक्टीरिया के।
राइट। यहाँ पे जो हमारे पास बच्चे बैक्टीरिया आए थे, इनके अंदर कोई रेडियो, ये दीज वर नॉट रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, दे वर सिंपली हैविंग अ नॉर्मल डीएनए, लेकिन इनका जो प्रोटीन का कोटिंग था वो कैसा था, दैट वाज रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला, इस पूरे ही प्रोसेस से हमको क्या कंक्लूजन मिल गया यहाँ पे कि डीएनए को जब हमने रेडियो एक्टिव आपके मीडिया के अंदर, मतलब जब बैक्टीरियोफाज को डाला गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास बैक्टीरिया सभी के सभी रेडियो एक्टिव आए, यानी कि उनके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास हुई होगी वो ऑब्वियसली क्या हुई होगी, डीएनए, क्योंकि बेटा बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ही तो आया ना, रेडियो एक्टिव क्या था, डीएनए ही तो था, तो डीएनए ही आया बैक्टीरिया के पास में, प्रोटीन कोट नहीं आया, क्योंकि प्रोटीन कोट तो यहाँ पे क्या था, प्रोटीन डिडंट केम इनसाइड दिस, रेडियो एक्टिव आ रहा है अगर बैक्टीरिया, तो मतलब ऑब्वियसली क्या आया, डीएनए आया ना। यहाँ पे जब हमने फॉस्फोरस मीडिया में डाला तब हमारे पास देखो रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं आया, तब हमारे पास प्रोटीन ही रेडियो एक्टिव आया। तो इसका मतलब ये है कि जब हम प्रोटीन को रेडियो एक्टिव मतलब जब हम बैक्टीरियोफाज को सल्फर वाले मीडिया के अंदर ग्रो करते हैं तो हमारे पास बैक्टीरिया इन्फेक्ट होके आते हैं जो वो रेडियो एक्टिव नहीं है, इसका मतलब उनके अंदर डीएनए ही गया है। समझे, दोनों प्रोसेसेस समझ में आए, हैव यू अंडरस्टूड, यस और नो। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए ओनली, यहां से एक ही मात्र कंक्लूजन निकलता है, दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। क्या है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। एक ही कंक्लूजन यहाँ से आता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गई यहाँ तक सभी को बात, यस और नो, है ना। All right, so let me just have some water. Meanwhile, just have a look in your NCRTs. ठीक है बेटा, देख लिया सभी ने। तो अब हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज की, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके,
प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बेटा जेनेटिक मटेरियल की? जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा बेसिकली बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ ट्रांसफ़र होना है आगे, किधर जाना है, नेक्स्ट जनरेशन में, है ना। तो उसको कुछ ना कुछ तो उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यार डीएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। देखो है तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज ऑल्सो अ जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फाइन, अगर हम बात करते हैं हमारे आरएनए की, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल? तो आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ओनली वेयर बच्चे, ओनली इन वायरसेस। ठीक है, आरएनए केवल और केवल वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इट्स ओनली द जेनेटिक मटेरियल इन वायरस। बाकी डीएनए जो है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में यही जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर बच्चे? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? एक बारी हम चैट चेक कर लेते हैं आगे पीछे। ठीक है बच्चा, डन। नाउ अब हम बात करते हैं फीचर्स। हमारे जेनेटिक मटेरियल के फीचर्स होने क्या चाहिए? कुछ एक बेसिक फीचर्स होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल को फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला तो यार जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसको कैसा होना चाहिए? इट शुड बी capable of, किसके केपेबल होना चाहिए? रेप्लिकेशन। क्या होना चाहिए बच्चे? रेप्लिकेशन के काबिल होना चाहिए। ये करना उसको आना चाहिए। अगर ये भी करना नहीं आ रहा तो फिर इट इज नॉट अ गुड जेनेटिक मटेरियल। अभी देखो हमें डाउट किस किस बायोकेमिकल स्ट्रक्चर पे था? प्रोटीन, डीएनए पे था हमको डाउट, सॉरी पहले आरएनए लिख लेते हैं। आरएनए पे था हमको डाउट और डीएनए पे था कि इनमें से कोई एक हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब पहली तो क्या शर्त है कि भाई उसको रेप्लिकेशन, इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग इट्स रेप्लिका, है ना, टू फॉर्म इट्स रेप्लिका। देखो अगर रेप्लिका नहीं बनाएगा, अपनी कॉपी नहीं बनाएगा, तो कैसे पास होएगा अगली जनरेशन में? तो वहीं उसकी कहानी खत्म ही हो जाती है ना। तो वो कहाँ का जेनेटिक मटेरियल, कैसा जेनेटिक मटेरियल जो आगे अपने एक कॉपी पास ही नहीं कर रहा, तो क्या खुद चला जाएगा? खुद चला जाएगा तो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म के पास क्या बचेगा? तो उसको कॉपी करनी आनी चाहिए भाई, तभी तो इट कैन बी अ गुड यू नो रेप्लिकेशन के काबिल हो सकता है। तो देखो प्रोटीन के अंदर तो कोई रेप्लिकेशन नहीं होती, ये तो बेचारा वैसे ही क्या हो गया, रेस में पीछे, चलो जी डिस्कार्डेड। बट हाँ आरएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, ये अपना रेप्लिका बना सकता है, डीएनए भी अपना रेप्लिका बना सकता है। अगर हमारे पास कोई आरएनए का स्ट्रैंड है ना, कोई आरएनए का स्ट्रैंड है ऐसा, और उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है? टी तो होता ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है।
मैम ऑल्सो गेट्स कन्फ्यूज समटाइम्स, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है वैसे, बट आरएनए में बेटा टी नहीं होता, सिर्फ यू ही होता है। तो ये अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री रेप्लिका बना लेगा भाई, बहुत इजीली बना लेगा। कैसे, देखो जी, ए का ऑपोजिट क्या है, U, C का ऑपोजिट G, G का ऑपोजिट C, C, बन गया है ना। आरएनए अपना रेप्लिका ऐसे बना सकता है ना, कैसे, हमेशा एडेनाइन के सामने यूरेसिल आएगा, साइटोसिन के सामने गुआनिन आएगा। सिमिलरली कुछ ऐसा ही केस हमारे डीएनए के साथ भी है, ये भी अपना रेप्लिका बना सकता है। मान लो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, उसकी सीक्वेंस है ए टी सी सी जी ए टी टी सी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कैसे होती है, एडेनाइन हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ। तो इसकी कैसी रेप्लिका बनेगी, टी ए जी जी सी ए जी, डन, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे ये काम करेगा और रेप्लिकेशन बना, मतलब रेप्लिकेशन कर लेगा फिर भी। तो बेटा हमने प्रोटीन तो देख लिया, प्रोटीन तो यहीं पे गेम हार गया, प्रोटीन तो रेस से बाहर यहीं हो गया था जब वो अपनी रेप्लिकेशन ही नहीं कर पा रहा था। दूसरा देखो, यस, नेक्स्ट में क्या है, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। क्या होना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। देखते हैं भाई, पहले हम बात करते हैं आरएनए की। बेटा आरएनए क्या होता है, क्या फुल फॉर्म है आरएनए की, यही फुल फॉर्म होती है आरएनए की, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो बेटा इसके पास में जो राइबोज शुगर होती है, इसके पास में जो राइबोज शुगर होती है, उसके पास थर्ड पोजीशन पर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, है ना। थर्ड पोजीशन पर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हाँ कि नहीं, है ना। तो ये जो आरएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें राइबोज शुगर के पास इस थर्ड पोजीशन में व्हाट इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ये एक तरह से भैया फ्री ऑक्सीजन है, ये किसी के भी साथ रिएक्ट कर सकता है। दिस फ्री ऑक्सीजन एंड हेंस, क्योंकि ये किसी के भी साथ रिएक्ट कर सकता है, तो क्या आरएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल कहलाएगा, स्ट्रक्चरली भी और केमिकली भी? नहीं है ना, इट इज नॉट स्टेबल। यस, तो ये इसलिए क्या नहीं है, इट इज नॉट अ स्टेबल मॉलिक्यूल, राइट। मोर ओवर ये कैसा होता है, कैटालिटिक है। आरएनए कैसा है, आरएनए का नेचर कैटालिटिक है, तो ये स्टेबल तो कहीं से नहीं है।
पर अगर हम डीएनए की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द डीएनए, तो इट इज अ हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। क्या है ये? काफी हद तक स्टेबल स्ट्रक्चर है। इट इज हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये काफी हद तक एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। डन। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट हम जेनेटिक मटेरियल के पास एक और बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट इज टू गो अंडर म्यूटेशन। क्योंकि म्यूटेशन नहीं होगा तो कभी भी जिंदगी में हमें नेचर में एवोल्यूशन नाम की चीज नहीं देखने को मिलेगी, है ना। अगर जिंदगी में इनमें इनहेरिटेंस के दौरान वहाँ पे कोई म्यूटेशन ही नहीं आ रहा तो क्या हमको कभी भी एवोल्यूशन दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो अगेन ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है एक जेनेटिक मटेरियल की, दैट इट इज केपेबल ऑफ गोइंग अंडर म्यूटेशन। बट बेटा ये कोई एवी कोई भी म्यूटेशन ही है, बट इट इज अ स्लो म्यूटेशन। ऐसे ही कोई भी म्यूटेशन नहीं, स्लो म्यूटेशन। ठीक है, इट इज स्लो म्यूटेशन। ठीक है, ये नहीं कि एकदम से रैंडमली बहुत ज़्यादा एकदम से हम क्या देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चरल ही चेंज आ गया, बट स्लो म्यूटेशन आनी चाहिए। म्यूटेशन हो बट धीरे धीरे आए। हाँ, तो यहाँ पे जो म्यूटेशन आती है वो धीरे हमको चाहिए। अब बात कर लेते बेटा आरएनए और प्रोटीन की। क्या आरएनए स्लो म्यूटेशन के काबिल है? क्या क्वेश्चन पूछ लिया मैम ने। हाँ यार, इतना हाईली रिएक्टिव स्ट्रक्चर जो खुद इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। क्या है? सच हाईली रिएक्टिव स्ट्रक्चर। कैन अंडरगो ये तो भैया इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता ना यार, स्लो म्यूटेशंस उसके बस की बात नहीं है। इट्स कैटालिटिक, इट्स केमिकली हाईली रिएक्टिव। ये क्या करेगा? ये तो फास्ट म्यूटेशंस ही करेगा। क्या करेगा? फास्ट म्यूटेशंस। बट डीएनए बेटा अच्छा बच्चा है। डीएनए क्या है? अच्छा बच्चा है ना, ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाता, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। जो ज़्यादा फुदकते हैं, है ना, ज़्यादा सिर्फ उछल उछल के दिखाते हैं लोगों के सामने, देखो जी हम ये हैं हम वो हैं, पर एट द एंड वो भटक जाते हैं कहीं ना कहीं रास्ते में। बट जो लोग स्लो म्यूटेशंस करते हैं ना, स्लोली स्लोली, कम दिखावा, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, उनकी एक्चुअल में ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, तो वो डीएनए है। क्या है? It is a stable molecule which allows slow mutations है ना, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसके अंदर कैसी स्लो म्यूटेशंस इजीली हो पाती हैं। हेंस इट इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। यहाँ तक तो बेटा हमको यही समझ में आ रहा है कि डीएनए इज विनिंग द गेम एवरी टाइम। भाई वो रेप्लिकेशन भी कर रहा है ना, और स्ट्रक्चर भी स्टेबल है, केमिकली भी स्टेबल है,
म्यूटेशंस भी स्लो हैं। और अब लास्टली एक और फीचर देख लेते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल का, कि जेनेटिक मटेरियल को इट शुड फॉलो द मेंडल्स रूल। मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को उसको फॉलो करना आना चाहिए, ठीक है। तो इट शुड फॉलो द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मेंडल्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वो फॉलो करे। ये आ जाती है हमारी नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा ये भी, दिस इज ऑल्सो डीएनए इज डूइंग, डीएनए इज capable of following the Mendel के laws as well, right? तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया? यहाँ से हमको सिंपली एक बात समझ में आ रही है कि जो हमारा डीएनए है, देखो डीएनए के हमने क्या क्या फीचर देख लिए, ये कैन फॉर्म रेप्लिका, एक तो वो रेप्लिका भी बना दे रहा है, कॉपी भी बना देता है। दूसरा कि केमिकली एंड स्ट्रक्चरली भी क्या है, केमिकली और स्ट्रक्चरली भी क्या है, इट इज मोर स्टेबल, है ना। देन it is also capable of slow mutations, और lastly क्या, follows Mendel's laws as well। तो बेटा जितनी भी हमारी एक जेनेटिक मटेरियल से एक्सपेक्टेशन थी, जितनी भी सारी हमारी एक जेनेटिक मटेरियल से एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो डीएनए ने मीट की? क्या वो सभी एक्सपेक्टेशंस डीएनए ने मीट की? बिल्कुल की हैं। तो इसका मतलब डीएनए इज ओनली द राइट मॉलिक्यूल टू बी अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए ही क्या होता है, हमारा एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है बेटा जी, समझ में आ गई बात। So hence DNA is the apt genetic material। और अगर मैं बात करूं आरएनए की, किसकी बात करूं, आरएनए की, तो देखो ये इतना काबिल तो नहीं है, ये मॉलिक्यूल, ये जेनेटिक मटेरियल बनने के इतना काबिल तो नहीं है, पर जेनेटिक मटेरियल ये हमको मिलता है ओनली इन वायरसेस, ठीक है। पर हाँ ये एक ट्रांसपोर्टेशन के जरूर काबिल है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, है ना। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है आगे, तो वो किसके थ्रू होगी, आरएनए के। तो जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए ही अच्छा है, बट दिस कैन बी used as messenger, so it's a nice messenger molecule। साथ में ये एक अडेप्टर की तरह भी काम करता है, इसके अलावा ये कैटालिटिक भी होता है ना, ये एक एंजाइम की तरह भी काम करता है। तो हो सकता है यार, ठीक है, हमने इतनी बुराई कर दी आरएनए की कि आरएनए बहुत ही गंदा जेनेटिक मटेरियल है, कुछ नहीं कर पाता है ना, कुछ बस की नहीं है इसके करना, पर फिर भी बच्चे
ये जो हमारा डीएनए है ये एक हो सकता है कि एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, बट आरएनए भी उतना बुरा नहीं है. इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस वेरी नाइसली, है ना. ये भी अपना सारा काम अच्छे से कर रहा है. ओके, ठीक है. ठीक है बेटा, ठीक है. यहाँ तक डन है, सभी बच्चों का हो गया, इतना क्लियर हो गया था सबको. चलिए लास्ट यहाँ पे अब हम बात करते हैं. इतनी बात अगर हो गई है तो फाइनली नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज आरएनए वर्ल्ड. ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा क्या आ गया, आरएनए वर्ल्ड. क्या है आरएनए वर्ल्ड, बेसिकली क्या कहता है. आरएनए वर्ल्ड में हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो हमारे एविडेंसेस हैं, प्रूफ्स हैं, ठीक है, एवोल्यूशन हमने जो देखा, इनहेरिटेंस जो हमने देखा है इंडिविजुअल्स का, इन सभी चीज़ों से हमको यही पता चलता है क्या, दैट आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. देखो जेनेटिक मटेरियल तो है ही ना ये, it is a genetic material. We can't deny the fact that RNA is not a genetic material. genetic material तो ये है ही, वो अलग बात है, उतना अच्छा नहीं है जितना डीएनए है, राइट. आप स्टूडेंट्स, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये आप हमेशा याद रखेंगे. अगर आपसे कभी भी किसी भी तरह का सवाल पूछा जाता है कि विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आरएनए. but which is the most common genetic material, that is DNA. okay, now क्योंकि इसका स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था, उतना अच्छा नहीं था ना, उतना स्टेबिलिटी नहीं थी इसके स्ट्रक्चर में, तो जो डीएनए है इसी से इवॉल्व होके आया है, इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विथ बेटर स्टेबिलिटी, है ना. ये क्या था, ज़्यादा स्टेबल था, इसीलिए इट कॉन्टिन्यू टू बी द जेनेटिक मटीरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, राइट. इसीलिए इट कॉन्टिन्यू टू बी द जेनेटिक मटीरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, आरएनए का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है. सो आरएनए अगेन आपका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ठीक है. क्या होती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, but this time the nucleotides are your, we have ribonucleotides. क्या होते हैं हमारे पास, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नॉट द डीऑक्सीराइबो. और बेटा जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इनके स्ट्रक्चर में जो राइबोस शुगर होती है ना, ये आपका नाइट्रोजन बेस हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये थर्ड कार्बन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन इज देयर, यहाँ पर भी, दोनों तरफ ऑक्सीजन है. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए में दिस वाज एब्सेंट. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, विच न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट हियर, सॉरी माय बैड, विच नाइट्रोजन बेसेस आर हियर, है ना. कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस है, तो वी हैव प्योरीन्स में एडिनाइन और गुआनिन दोनों ही है, लेकिन पायरिमिडीन्स में हमारे पास में थाइमीन और साइटोसिन दोनों है. सॉरी, माय बैड क्या हो रहा है. ओके बेटा, थाइमीन की जगह यहाँ पे क्या होता है, यूरासिल होता है, ठीक है ना, यूरासिल होता है, एंड देन यू हैव सी, दैट इज साइटोसिन, राइट. इसको ठीक कर लेना, डन ना. सो वी डोंट हैव टी हियर, ये मैं आपको वैसे बहुत पहले ही बता चुकी हूँ, सो
कभी कभी टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आ जाओ, एक बार फटाफट से मैं आपको आरएनए का 3D मॉडल दिखा देती हूँ। लेट मी शो यू द 3D मॉडल ऑफ आरएनए। सो हैव अ लुक स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ आरएनए का स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। ये यहाँ पे देखो सिंगल स्ट्रैंड दिखाया है, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रैंड है आरएनए का। और इस तरह से यहाँ पे जहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बॉन्डिंग है, तो इस तरह से ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर लेते हैं। तो आरएनए एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिंगल स्ट्रैंड में भी एग्जिस्ट करता है और डबल स्ट्रैंड में भी। और देखो यहाँ पे ए के सामने हमेशा यू होने वाला है, यूरैसिल। ए के सामने हमेशा क्या होने वाला है, यूरैसिल। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। ठीक है बच्चे, डन। चलिए आ जाइए, फाइनली लेट्स डू द क्वेश्चंस। अब फटाफट से सवाल कर लेते हैं आज की क्लास के। पहला क्वेश्चन है, what was the main finding when the Hershey and Chase experiment analyzed the location of the radioactive isotopes? मेन फाइंडिंग क्या थी? हाँ जी, यस बोलिए। बोथ radioactive phosphorus and sulfur were found inside the bacterial cell. बोथ तो नहीं मिले थे। radioactive phosphorus was found inside the bacterial cell while radioactive sulfur was found outside. ऐसा हुआ था? फॉस्फोरस, जब फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था तो वो बैक्टीरिया के बाहर मिला था कि अंदर मिला था? अंदर। ट्रू है ये, ठीक है। वेयर एज सल्फर वॉज फाउंड आउटसाइड, सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। बाकी नेक्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इसका उल्टा लिखा हुआ है। सो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, राइट। डन है बेटा जी, इतना सबको समझ में आया? नेक्स्ट, which of the following was a key component of the bacteriophages used in Hershey and Chase experiment? की component, मेजर component हमने क्या यूज किया था? हर्शी और चेज में हमने मेजर क्या कंपोनेंट यूज किया था? लिपिड मेम्ब्रेन? नो। प्रोटीन कोट? yes. Cell wall? no. RNA genome? no. So it was the प्रोटीन का कोट, है ना, प्रोटीन की कोटिंग थी, राइट। नेक्स्ट, what was the purpose of using radioactive sulfur? सल्फर को यूज करने का पर्पस क्या था भाई? टू लेबल डीएनए। सल्फर डीएनए को करता है कि प्रोटीन को? प्रोटीन को करता है ना, इट इज नॉट फाउंड इन डीएनए, सो दिस इज रॉन्ग। टू लेबल प्रोटीन्स एब्सोल्युटली करेक्ट, टू लेबल आरएनए नो, टू लेबल प्रोटीन लिपिड्स नो, सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंट्रल डोगमा ऑफ अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्क्राइब्स द flow of genetic information, which sequence correctly represents this flow? कौन सी सीक्वेंस इसको सही से बता रही है? सेंट्रल डोगमा। पहले डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। पहली वाली एकदम सही है, बाकी सब गलत है ना। डीएनए से बनता है आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन, ठीक है, डन, ऑलराइट।
नेक्स्ट, which type of RNA carries the genetic code from DNA to ribosome for protein synthesis? कौन सा जेनेटिक कोड जो है डीएनए से राइबोसोम, आरएनए कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए से राइबोसोम तक जो लेके जा रहा है, क्या लेके जाता है डीएनए से राइबोसोम तक? सो इट इज योर आरआरएनए, है ना? नहीं, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कौन लेके जाता है? या इट इज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। सो इट इज द मैसेंजर आरएनए, दैट इज एमआरएनए, राइट? एंड yes, this was the last question. So are we done here? Yeah, we are done here. So बेटा इसको प्लीज़ आप लोग रिवाइज ज़रूर करना. It's very important for you guys to revise whatever being taught today. Okay? Thank you so much and bye-bye.